अध्याय नंबर 37 वायुमंडलीय आर्द्रता तथा वर्षण आर्द्रता। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प का अनुपात 0 से 4% तक पाया जाता है, अर्थात अवस्थिति परिवर्तन के साथ इसके अनुपात में भी परिवर्तन होता है। किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में जलवाष्प का अनुमान विषुवतरीय क्षेत्र में सर्वाधिक तथा ध्रुवीय प्रदेशों व रेगिस्तानी क्षेत्रों में न्यूनतम पाया जाता है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों और जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है और ये तीनों ही रूप आपस में मिलकर किसी स्थान के वायुमंडल की आर्द्रता का निर्धारण करते हैं। जलवाष्प ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करके ओस, पाला, मेघ, कोहरा और हिमवृष्टि के रूप में परिवर्तित होती है। जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में बदल जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में सर्वाधिक वाष्पीकरण महाद्वीपों में होता है। महासागरों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। वायु की आर्द्रता सामर्थ्य पर स्थल व जल का विस्तार तथा पवनों की गति का प्रभाव पड़ता है। उल्लेखनीय है कि शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में वायु की आर्द्रता सामर्थ्य अधिक होती है। आदर्श स्थितियों में वायु का तापमान जितना अधिक होता है उतनी उसकी नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। आर्द्रता के प्रकार। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को निम्न 3 रूपों में निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता तथा सापेक्षिक आर्द्रता में विभाजित किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता वायु के प्रति कई इकाई आयतन में उपस्थित जलवायु की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सामान्यतः इसे ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ताप तथा दाब परिवर्तन से निरपेक्ष आर्द्रता का मान बदल जाता है, क्योंकि इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता वायु में जलवाष्प की मात्रा ग्राम में बटे वायु का आयतन मीटर में। गर्म वायु की आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता 30 डिग्री सेल्सियस से बटे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 ग्राम प्रति मीटर। गर्म वायु की न्यूनतम निरपेक्ष आर्द्रता 0 डिग्री से 32 फ़ारेनहाइट पर 5 ग्राम से प्रति मिली। निरपेक्ष आर्द्रता मूल रेखा के पास अधिक तथा ध्रुवों की ओर जाने पर कमी होती जाती है। समुद्र सतह पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक तथा समुद्र से दूरी बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता सर्दियों की अपेक्षा गर्मी तथा रात की अपेक्षा दिन में अधिक रहती है। निरपेक्ष आर्द्रता स्थान व समय के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर वर्षा की संभावना निर्भर होती है। विशिष्ट आर्द्रता। 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में उपस्थित ग्राम इकाई की जलवाष्प की सकल मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली आर्द्र वायु में वर्तमान वास्तविक नमी की मात्रा को दर्शाती है। विशिष्ट आर्द्रता का वायु दाब की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात यदि वाष्प दाब में वृद्धि होती है तो विशिष्ट आर्द्रता में में भी वृद्धि होती है तथा वाष्प दाब में कमी होने पर विशिष्ट आर्द्रता में भी कमी होती है। विशिष्ट आर्द्रता एवं वायु दाब में विलोम संभव होता है। विशिष्ट आर्द्रता के आधार पर वायुमंडल से संभावित वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। सापेक्षिक आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एक जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन वाली हवा के आर्द्रता सामर्थ्य, अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता हवा में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए इसमें 2 प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी और सापेक्षिक आर्द्रता भी उतनी ही अधिक होगी। अगर हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी सामर्थ्य क्षमता भी बढ़ जाती है और सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। हवा की सापेक्षिक आर्द्रता ही वाष्पीकरण की दर तथा मात्रा को निर्धारित करती है। सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसी
सापेक्षिक आर्द्रता किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे उस ताप पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता गुणा 100। जल सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है तथा जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होती है उसे उष्णांक बिंदु कहते हैं। उष्णांक बिंदु पर ही संघनन के द्वारा जलवाष्प जल हिम में परिवर्तित होती है। जल से जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की दर तापमान, पवन वेग, मेघाच्छादन, वायु की शुष्कता, जल की उपलब्धता द्वारा नियंत्रित होती है। वायु मंडल में व्याप्त आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। संघनन जलवाष्प के छोटे छोटे जल कणों या हिम कणों में बदलने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में जल के गैसीय रूप का पुनः जल में रूपांतरण होना ही संघनन कहलाता है। संघनन वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। वायु में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों के आसपास की वायु के संतृप्त होने से संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। इन सूक्ष्म कणों की आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं क्योंकि इनमें आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता होती है। धूल के कण, धुओं की कालिक तथा समुद्री नमक के कण आदि एक अच्छे आर्द्रता ग्राही नाभिक के उदाहरण हैं क्योंकि ये जल का अवशोषण करते हैं। वर्षण की उत्पत्ति के लिए संघनन एक आवश्यक प्रक्रिया है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प का ओस, तुषार, कोहरा और धुंध में परिवर्तन हो जाता है। ओस जब वायुमंडलीय आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्र को पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पत्तियों आदि पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती हैं, उसे ओस कहते हैं। ओस का निर्माण तभी होता है जब निम्नलिखित परिस्थितियों या अवस्थाओं एक और साथ मौजूद हो। आकाश साफ हो, हवा शांत हो, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो, ठंडी या लंबी रातें हो, उष्णांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर हो। उष्णांक बिंदु जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है, अर्थात जिस तापमान पर एक निश्चित समय पर निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता तथा उसमें स्थिर निरपेक्ष आर्द्रता बराबर हो जाए, उसे उष्णांक बिंदु कहते हैं। हिमांक बिंदु वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट होता है। तुषार या पाला जब कभी धरातल पर तापमान हिमांक से नीचे आ जाता है तब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल बूंदों के रूप में न बदलकर हिम कणों के रूप में बदल जाता है, तो इसे ही तुषार या पाला कहते हैं। जो परिस्थितियां उसके निर्माण में सहायक होती हैं वही परिस्थितियां तुषार पाला के लिए उपयुक्त होती हैं, बशर्ते तुषार पाला बनने की प्रक्रिया के लिए इसका तापमान हिमांक पर या उससे नीचे हो। उच्च या मध्य अक्षांशों में तुषार एक सामान्य घटना है। उष्ण कटिबंधों में कभी कभी केवल उच्च भागों में ही पाला या तुषार पड़ता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग पूरे वर्ष तुषार के लिए अनुकूल स्थिति बनी रहती है। तुषार खड़ी फसलों व वनस्पतियों के लिए हानिकारक होती है। यदि तुषार की अवधि कम हो तो फसलों की सिंचाई करके कभी फसलों को तुषार से बचाया जा सकता है। कोहरा जलवाष्प युक्त वायु जब ठंडे धरातल के संपर्क में आती है तो वायु का शीतलन होता है, जिससे वायु में उपस्थित जल कणों के कारण वायुमंडल की दृश्यता प्रभावित होती है। इसे ही कोहरा कहते हैं। यह एक तरह का बादल होता है जो धरातल के एकदम निकट होता है। सामान्यतः कोहरे की संघननता सूर्योदय के पश्चात अधिक होती है और यह दोपहर के पहले ही बिखर जाता है, किंतु शीत ऋतु में यह कई दिनों तक उपस्थिति रह सकता है। सामान्यतः इसकी दृश्यता लगभग 300 मीटर तक मानी जाती है। कोहरे को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कोहरे का वर्गीकरण दृश्यता के आधार पर, नाम दृश्यता निर्माण के आधार पर। अति संघनन कोहरा नाम दृश्यता 300 मीटर से कम, संघनन कोहरा 550 से 300 मीटर तक, साधारण कोहरा 1100 से 500 मीटर तक, सामान्य कोहरा 1100 मीटर तक, विकिरण कोहरा, अभिवहन कोहरा, पहाड़ी कोहरा, वाताग्री कोहरा, विविकरण कोहरा। विविकरण कोहरे का निर्माण उस समय होता है जब ठंडे धरातल के ऊपर गर्म और आर्द्रता वायु होती है। विकिरण कोहरे के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का होना आवश्यक है। यात्रिक कालीन साफ आकाश, हल्की हवा, धरातल के निकट आर्द्र वायु तथा उससे ऊपर शुष्क वायु। दो विपरीत स्वभाव
वाली वायु विकृत विकिरण कोहरा समुद्र तल की अपेक्षा स्थल पर अधिक होता है, क्योंकि स्थल पर दिन रात का तापमान अंतर समुद्र तल की अपेक्षा अधिक होता है। अभिवहन कोहरा यह स्थल एक दो जल दोनों पर वायु की क्षैतिज गति द्वारा उत्पन्न होता है। स्थल पर अभिवहन कोहरा तब उत्पन्न होता है जब गर्म जल वाष्प युक्त हवा ठंडे धरातल से गुजरती है। महासागरों पर यह कोहरा तब उत्पन्न होता है जब गर्म जलधाराएं व ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। अभिवहन कोहरे के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का होना आवश्यक है। वायु के तापमान तथा उसके नीचे के धरातल के तापमान में अत्यधिक अंतर होना चाहिए। पवन की गति बहुत अधिक होनी चाहिए, पर प्रारंभ में ही वायु की सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। वायु की परतों में संचरण स्थायी रूप से होना चाहिए। पहाड़ी कोहरा महाद्वीपों के आंतरिक भाग में प्रवाहित होने वाली उष्णार्द्र पवनें जब पहाड़ी ढाल के सहारे ऊपर उठती है तो संघनन के परिणाम स्वरूप पहाड़ी कोहरे का निर्माण करती है। ऐसी परिघटना सामान्यतः शीतोष्णकटिबंधीय पहाड़ी ढलानों पर देखने को मिलती है। वाताग्रिक कोहरा जब दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियां ठंडी व गर्म एक स्थान पर मिलती हैं तो मिलन बिंदु सीमा पर कोहरे की उत्पत्ति होती है। इसे ही वाताग्रिक कोहरा कहते हैं। यह प्राय शीतोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में उत्पन्न होता है। कोहरा यह वायुमंडलीय अवस्था है जिसमें जल की सूक्ष्म बूंदें हवा में तैरती रहती हैं। इसमें दृश्यता सीमा कोहरे की तुलना में अधिक होती है। इसमें दृश्यता लगभग 1 या 2 किमी तक होती है। धुआंसा इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के बाद या औद्योगिक कारखाने वाले क्षेत्रों में होता है, जहां अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलता है। धुएं के कण वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में आर्द्रता ग्राही कण प्रदान करते हैं, जिनके कारण संघनन के पश्चात धुआंसा का निर्माण होता है। यहाँ वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। धुआंसा कोहरे से पहले निर्मित होता है तथा उससे ज्यादा घना और लंबी अवधि का होता है। कोहरे तथा धुएं से के मिश्रण को स्माग कहते हैं। इसका लोगों की आंख तथा श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बादल के में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कणों या हिम कणों के समूह, जिनका निर्माण वायुमंडल के अंतर्निहित जलवाष्प के संघनन के रूप में होता है, बादल कहलाते हैं। यह प्राय झुंड या समूह में होते हैं। बादलों का निर्माण हल्की गर्म या आर्द्र हवा के ऊंचाई में पहुंचकर विस्तारित होने या रुद्रोम प्रक्रिया एडियाबैटिक ताप पतन दर द्वारा ठंडे होने एवं उसके तापमान का उष्णांक बिंदु से नीचे जाने पर होता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा पर बादल अधिक ऊंचाई तक स्थित होते हैं, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर यह ऊंचाई कम होती जाती है। बादलों का प्रथम वर्गीकरण ब्रिटिश जीव विज्ञानी ल्यूक हावर्ड ने सन 1982 में प्रस्तुत किया। वायुमंडल के संस्तरों के आधार पर देखा जाए तो बादलों का निर्माण मुख्यतः सौरमंडल तक ही सीमित होता है, इसलिए समस्त मौसमी परिघटनाएं सौरमंडल में ही संपन्न होती है। बादलों का वर्गीकरण सामान्यतः ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता एवं रंग रूप आदि के आधारों पर किया गया है। स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण स्वरूप के आधार पर बादलों को निम्न 4 प्रकारों में बांटा गया है। पक्षाभ मेघ सफेद रंग के पंखों के समान प्रतीत होने वाले ये बादल पतले एवं विस्तृत रूप से बिखरे होते हैं। यह सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं। इनकी कम संघननता के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर निर्बाध रूप से पहुंचता है। इन बादलों को मोती की माला भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण बर्फ के क्रिस्टलों से होता है। कपासी मेघ यह मेघ साफ मौसम के सूचक होते हैं। इसका विस्तार यह संघननता अत्यधिक होती है। आकाश में ये मेघ रुई के ढेर जैसे नजर आते हैं। इनका लंबवत विकास अधिक होता है, जो देखने पर गुंबदाकार या फूल गोभी जैसा प्रतीत होता है। स्त्री मेघ इन बादलों की लंबवत ऊंचाई कम लेकिन क्षैतिज विस्तार सर्वाधिक होता है, अर्थात यह आसमान में के विस्तृत हिस्से पर फैले होते हैं। यह मेघ परतदार होते हैं। इनका निर्माण ऊष्मा के अक्षय या विभिन्न तापमानों पर हवा के मिश्रित होने से होता है। वर्षा मेघ ये बादल गहरे स्लेटी या काले रंग के होते हैं, जो लगातार जल वर्षा का हिम वर्षा करते हैं। इनकी संघननता के कारण धरातल पर मेघ अंधेरा छा जाता है, क्योंकि ये सौंदर्य किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। ये बादल विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह को काफी नजदीक बनते हैं। ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन
WMO सहित कई प्रमुख संस्थाओं द्वारा बादलों का वर्गीकरण निम्न रूप में किया गया है। बादल: उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ। औसत ऊंचाई 6 से 20 किमी। पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरीय मेघ, पक्षाभ कपासी मेघ। मध्य मेघ 2.5 से 6 किमी, मध्य स्तरीय मेघ। उच्च कपासी मेघ, निम्न मेघ 250 किमी से 2.5 किमी तक। स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ। उच्च स्तरीय मेघ 6000 से 20,000 मीटर तक। बादलों के प्रकार विशेषताएं: पक्षाभ मेघ यह है सभी प्रकार के बादलों में सबसे ऊंचे और पूरी तरह से बर्फ क्रिस्टल के से बने होते हैं। सामूहिक रूप से दिखने पर ये बादल चक्रवात के सूचक भी माने जाते हैं। पक्षाभ स्तरीय मेघ: ये मेघ दूधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं। इन मेघों के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। पक्षाभ कपासी मेघ: ये मेघ सफेद रंग के छोटे छोटे गोलाकार रूप वाले के लिए समूहों के रूप में होते हैं। इन बादलों में मैकरेल स्काई भी कहा जाता है। उच्च स्तरीय मेघ ये मेघ नीले भूरे रंग के होते हैं जिससे बारिश होने की संभावना अधिक रहती है। उच्च कपासी मेघ: ये बादल लहरदार धाराओं के रूप में पाए जाते हैं। वायु की लंबवत धाराओं के कारण इन बादलों का विकास ऊपर की ओर होता है। इनमें इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। पर्वत शिखरों पर निर्मित ऐसे बादलों का पताका मेघ कहते हैं। निम्न स्तरीय मेघ 2500 मीटर तक। स्तरीय कपासी मेघ कम ऊंचाई वाले ये मेघ हल्के भूरे रंग के होते हैं। वर्षा रहित ये बादल साफ मौसम के संकेतक होते हैं। स्तरीय मेघ: ये मेघ पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत होते हैं जो कोहरे की तरह आसमान को ढक लेते हैं। इनका निर्माण प्राय दो विपरीत स्वभाव वाली पवनों के परस्पर मिलने पर होता है। वर्षा स्तरीय मेघ: ये बादल नीचे के ऊपर विशाल मीनार की तरफ खड़े प्रतीत होते हैं एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। ये लगातार वर्षा करते हैं। इनकी संघनता के कारण अंधकार छा जाता है। कपासी मेघ: इनका आकार फूलगोभी जैसा होता है तथा ये बादल देखने में रुई के ढेर के समान प्रतीत होते हैं। सामान्यतः ये बादल वर्षा रहित होते हैं, कभी कभी गरजने वाले बादल भी बन जाते हैं। कपासी मेघ: इन बादलों का लंबवत विस्तार सर्वाधिक होता है। इन बादलों से तेज बौछारी वर्षा, ओलावृष्टि या दंडित झंझा की उत्पत्ति होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वातावरण के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं: निम्नलिखित आवश्यक दशाओं की उपस्थिति में वर्षा वर्षण के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जल का वाष्पीकरण, आर्द्रता, ग्राही नाभिक की उपस्थिति, वायु में पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा, वायु का आरोहण, वायु का संतृप्त होना, वायु का संघनन। वर्षण के रूप में पृथ्वी पर वर्षण कई रूपों में होता है जैसे जल की बूंदें, हिमकण व ठोस बर्फ तथा ओला तथा कभी कभी एक साथ जल की बूंदें व ओले के रूप में। वर्षण के रूप में अधिकांश संघनन की विधि व तापमान पर निर्भर करते हैं। वर्षण का अनेक जैसे फुहार जल वर्षण जल की छोटी छोटी लगभग 0.5 मिलीमीटर से भी कम व्यास बूंद के रूप में होती है तो उसे फुहार कहते हैं। इससे संघनन की प्रक्रिया धीमी होती है। ऐसी बूंदों का निर्माण हिमकणों के द्रवित या नीचे गिरते हुए बादलों के परस्पर मिलन से होता है। फुहार सदैव निम्न स्तरीय मेघों पर होती है। वर्षण जल चक्र के से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संघनित जल की बूंद या हिम के कण गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण पृथ्वी की सतह की ओर गिरते हैं। इससे केवल वर्षा तथा हिम ही शामिल नहीं है अपितु जल के अन्य रूप जैसे ओले, कोहरा आदि भी आते हैं। जब संघनन 0 इससे कम तापमान पर होता है तो वायुमंडलीय जलवाष्प का हिम कणों के रूप में वाष्पीकरण जलवाष्प का हिम कणों के रूप में परिवर्तन होता है। फलतः हिम वर्षा होती है जबकि 0 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान पर संघनन की क्रिया जल वाष्प के जल बूंदों के रूप में परिवर्तन के जल वर्षा होती है। जब जल की बूंद या हिम के कण अपेक्षाकृत कम या अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से होते हुए एक साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो इस प्रकार से होने वाली वर्षा को मिश्रित वर्षा अथवा साहिम वर्षा कहते हैं। साहिम वर्षा: जब वर्षा की बूंदों के साथ हिम के कण भी गिरने लगते हैं तो इसे साहिम वर्षा कहते हैं। सामान्य यह पानी की बूंदों तथा छोटे छोटे ठोस बर्फ की गोलियों का मिश्रण होता
रूप होता है। जब वर्षा की बूंदें ऊपरी गर्म वायु से निचली ठंडी वायु के प्रवेश करती है तो वे जम जाती हैं और भूतल पर नन्ही नन्ही गोलियां के रूप में गिरती हैं। इसके अलावा जब पृथ्वी की सतह के पास वाली वायु का तापमान हिमांक के नीचे रहता है, उसके ऊपर वाली वायु का तापमान हिमांक से ऊंचा रहता है, तो समहित वर्षा होती है। सीमित मात्रा में समयामक क्षेत्र की दृष्टि से कभी कभी होने वाली सहिम वर्षा को कर्कापात कहते हैं। हिमपात जब संघनन हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर होता है तो वायुमंडलीय आर्द्रता हिमकणों में बदल जाती है। ये छोटे छोटे हिमकण मिलकर बड़े हिमकण बनाते हैं, जो बड़े और भारी होकर धरातल पर गिरने लगते हैं। वर्षण के इस रूप को हिमपात कहते हैं। पश्चिमी हिमालय, मध्य व उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में शीतकाल में सामान्यतः हिमपात होता है। ओलावृष्टि वर्षण के फलस्वरूप हिम के कण यदि गोले 5 से 50 किमी व्यास वाला बन जाए तो इनके गिरने को ओलावृष्टि कहते हैं। सामान्यतः ये कपाशी वर्षा के संघनन से बनते हैं। ओलावृष्टि का निर्माण 2 विधियों से होता है। भूतल पर गिरने वाली जल की बूंदें यदि ऐसी वायु में से गुजरती हैं जिनका तापमान हिमांक से कम होता है तो जल की बूंदें जम जाती हैं और ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ऊपर उठते समय वर्षा की बूंदों को काफी ऊंचाई तक उछाल देती है और वायुमंडल के ऊपरी भागों में तापमान हिमांक से कम होने के कारण ये बूंदें जम जाती हैं। बादल फटने का अर्थ अचानक ही आए तूफान और भीषण गर्जना के साथ तीव्र गति से होने वाली वर्षा से। जब वातावरण में अधिक नमी हो जाती है और तथा हवा का रुख कुछ ऐसा होता है, फिर बादल दबाव के ऊपर की ओर उठते हैं और पहाड़ से टकराते हैं। इस स्थिति में पानी एक साथ बरस जाता है। इस बादलों को क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में बादल अधिक फटते हैं। बादल फटने की घटनाएं अक्सर मानसून के दिनों में ही होती है, क्योंकि इसी मौसम में गर्म और ठंडे दोनों तरह की हवाएं मौजूद होती हैं। तड़ित झंझा तूफानी वर्षा का एक प्रकार है, जिससे ने बिजली और गरज के साथ धूल भरी आंधियां, भारी वर्षा एवं कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। इनकी उत्पत्ति कपासी वर्षा मेघों द्वारा होती है। यह वर्षा ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतुओं में सामान्यतः दोपहर के बाद यह शाम को होती है। आर्द्रता युक्त बादल स्थिर हवा, बिजली की उपस्थिति, तेजी से ऊपर उठती हुई गर्म हवा सम्मिलित रूप से तड़ित झंझा का निर्माण करते हैं। बिजली का चमकना, बिजली के कुछ समूह धनात्मक और तो कुछ ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। यह आवेश बादलों में उपस्थित जल कण के हवा से घर्षण के फलस्वरूप पैदा होते हैं। जब संगनात्मक ऋणात्मक आवेशित बादल आपस में टकराते हैं तो अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। इसी दौरान दोनों तरह के बादलों के मध्य हवा की विद्युत धारा से के प्रभाव होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। बिजली चमकने के बाद बादलों का गरजना, जब हवा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह अधिक गर्मी पैदा करती है। हवा में गर्मी आने से उसका फैलाव अत्यधिक तीव्र गति से होता है। इसके लाखों करोड़ों अणु आपस में टकराते हैं। इन अणु के टकराव से ही गरज की आवाज उत्पन्न होती है। चूंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादल गरजने की आवाज हम तक देर में पहुंचती है। वर्षा जब संघनन की प्रक्रिया तेजी से लगातार होती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों के रूप में पृथ्वी की धरातल पर गिरती है। स्वतंत्र रूप से गिरते इन जल बूंदों को ही वर्षा की संज्ञा दी गई है। वर्षा में बूंदों का आकार लगभग 0.5 मिली से 7 मिलीमीटर तक हो सकता है। साधारण जल वर्षा तुलनात्मक रूप से होती है एक परिस्थिति मेघों से होती है। वर्षा का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर वर्षा में 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा अधिक तापमान के कारण जब धरातलीय पवन गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है तो एडियाबैटिक प्रक्रिया से तापमान में कमी आने पर यह ठंडी हो जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा जल की बूंदों के ऊपर में कपाशी वर्षा मेघों का निर्माण होता है। तत्पश्चात वर्षण की प्रक्रिया द्वारा जल की बूंदें पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं। इस प्रकार से होने वाली वर्षा को ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। मध्य रेखीय प्रदेशों में प्राय प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजली की चमक तथा मेघ गर्जन के साथ संवहनीय वर्षा होती है। कपाशी वर्षा मेघ आकाश में सीमित क्षेत्र में होती है, जिसके कारण में शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। ये थोड़े ही देर में वर्षा भी
रुक जाती है और इस क्रिया द्वारा जल की बूंदों के रूप में कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होता है। तत्पश्चात वर्षा की क्रिया द्वारा जल की बूंदें पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं। इस प्रकार से होने वाली वर्षा को ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्राय प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजली की चमक तथा मेघ गर्जन के साथ संवहनीय वर्षा होती है। कपासी वर्षा मेघ आकाश में सीमित क्षेत्र में होती है, जिसके कारण ये शीघ्र ही समाप्त हो जाती है और थोड़ी ही देर में वर्षा भी रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। पर्वतीय वर्षा आर्द्रता युक्त पवनों के मार्ग में पर्वतीय अवरोध के कारण जब वायु का पर्वतीय ढाल के सहारे अवरोहण वायु का ऊपर उठना होता है तो वायु ऊपर उठने के साथ साथ ठंडी होती जाती है। फलतः संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पवन भिमुख ढाल पर वर्षा के आरोहण के कारण ही सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि विपरीत ढाल पवनाभिमुख व अवरोहण वायु का नीचे बैठने के कारण वायु शुष्क होती जाती है। फलतः वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिससे वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। भारत में इसका सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर वर्षा 600 सेंटीमीटर से पुणे वर्षा 70 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे से थोड़ी ही देर पर स्थित है। इसका कारण यह है कि महाबलेश्वर पवना विमुख ढाल पर तथा पुणे पवना विमुख ढाल पर अवस्थित है। यदि वृष्टि छाया क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे वृष्टि छाया मरुस्थल कहते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया मरुस्थल पर्वतीय वर्षा के समय पवनाभिमुखी ढाल पर कपासी मेघ तथा पवनाभिमुखी ढाल पर स्तरीय मेघ होते हैं। चक्रवाती वर्षा गर्म और ठंडी वायु के अभिसरण मिलने पर से निर्मित वार्ताग्र पर जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उसका फैलाव होता जाता है। फलतः वायु ठंडी होती जाती है और अंततः संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की वर्षा को चक्रवाती वर्षा का वार्ताग्री वर्षा कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा कटिबंधों में वार्ताग्र जनन के लिए अनुकूल स्थितियों विद्यमान रहती है, इसलिए इस क्षेत्रों में वार्ताग्री वर्षा अधिक होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवन का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के द्वारा वार्ताग्री वर्षा सबसे अधिक वर्षा में मात्रा में होती है तथा पश्चिम में से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। शीत ऋतु के समय तापमान में अत्यधिक अंतर होने के कारण वार्ताग्र का निर्माण भी अधिक होता है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में वार्ताग्री वर्षा या शीत चक्रवाती वर्षा अधिक होती है। कृत्रिम वर्षा इस प्रक्रिया में कृत्रिम माध्यम से एक विशेष प्रकार के मेघों को संतृप्त करके वर्षा कराई जाती है। सर्वप्रथम 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक विसेंट जे शेफर एवं इरविंग लेग्यूमर ने पश्चिमी मैसाचुसेट्स के ऊपर लगभग 4,300 मीटर की ऊंचाई पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर अति शीतलित मेघों में कृत्रिम बीजारोपण में सफलता प्राप्त की। 1940 में ही बी वॉन कुट ने सिल्वर आयोडाइड प्रविधि द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया। कृत्रिम वर्षा तकनीक के 3 चरण होते हैं। पहले में रसायनों का इस्तेमाल करके उस इलाके के ऊपर की वर्षा वायु को ऊपर भेजा जाता है जिससे वह बादल बना सके। इस प्रक्रिया को कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये यौगिक हवा में जलवाष्प को सोखकर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। दूसरे चरण में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखा बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। तीसरे चरण में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों को आपस में आसमान में छाए बादलों में बमबारी की है। ऐसा करने से बादल के जलकण संघनित होकर बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं। वायुयानों द्वारा भी बादलों में जल के छिड़काव की प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अन्य पर विधियों के अंतर्गत बादलों में विद्युत तरंगों व प्रघाती तरंगों के द्वारा विषुवत आवेशन उत्पन्न कर वृष्टि की संभावना पर विचार किया जा रहा है। संवैधानिक रूप से इनमें अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि कपासी वर्षा मेघों में बिजली की चमक के तत्काल बाद तीव्र वर्षा की प्राप्ति होती है। कृत्रिम वर्षा हेतु इजराइल, चीन व रूस में सफल प्रयोग हुआ।
इनसे सिल्वर आयोडाइड पर विधि द्वारा कृत्रिम वर्षा की संभावना को बल मिला है। भारत में भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सूखे की स्थिति में निपटने के लिए प्रोजेक्ट रेनड्रॉप चलाया गया था, परंतु यह अधिक सफल नहीं रहा। वर्षा का वैश्विक वितरण पूरे वर्ष पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में वर्षा की भिन्न भिन्न मात्रा प्राप्त होती रहती है। वर्षा के वितरण के प्रमुख लक्षणों में भूमंडलीय दाब व पवन पेटियां, स्थल व जलीय भागों में वितरण तथा स्थल आकृति लक्षणों की मदद से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रादेशिक वितरण वर्षा की औसत वार्षिक मात्रा के आधार पर विश्व की निम्नलिखित वर्षा वितरण प्रदेशों में बांटा जा सकता है। भारी वर्षा वाले प्रदेश, जिन प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, उन्हें इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इसमें विषुवत उष्णकटिबंधीय तट के तटीय क्षेत्र तथा शीतोष्णकटिबंध के पश्चिमी तटीय प्रदेश शामिल है। मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, इन प्रदेशों में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। ये प्रदेश अतिवर्षण प्रदेशों के साथ लगे हुए प्रदेश हैं। उपोष्ण कटिबंधीय के पूर्वी तटीय प्रदेश और शीतोष्ण कटिबंध के तटीय प्रदेश इस वर्ग में आते हैं। कम वर्षा वाले प्रदेश, इन प्रदेशों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये प्रदेश उष्ण कटिबंधों के आंतरिक भागों तथा शीतोष्ण कटिबंधों के पूर्वी आंतरिक भागों में स्थित है। अति अल्प वर्षा वाले प्रदेश वृष्टि छाया क्षेत्रों या पर्वत श्रेणियों के पवना विमुख ढालों पर महाद्वीपों के आंतरिक भागों उष्ण कटिबंधों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम सीमांत क्षेत्र उष्ण मरुस्थलों एवं उच्च अक्षांशों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन प्रदेशों में उष्ण शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधों बंधीय मरुस्थल भी सम्मिलित हैं। वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आर्द्रता की आपूर्ति, वायुमंडल को मिलने वाली नमी किसी प्रदेश में वर्षा की मात्रा को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है क्योंकि वायुमंडल को इस क्षेत्र से सर्वाधिक नमी की आपूर्ति होती है। तटीय भागों में भी आंतरिक भागों की अपेक्षा अधिक नमी मिलती है। ध्रुवीय प्रदेशों में वाष्पीकरण बहुत कम है। यह अंत वहाँ वर्षा भी कम होती है। पवनों की दिशा, मार्गी व्यापारिक पवन एवं पछुआ पवनों की पेटियों में पवन की दिशा महत्वपूर्ण होती है। जब ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो वर्षा करती हैं, जबकि स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवनें शुष्क होती हैं। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली पवनें गर्म हो जाती हैं, अतः बहुत कम वर्षा करती हैं, जबकि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली पवनें अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती हैं और वर्षा करती हैं। उपोष्ण मरुस्थल में कम वर्षा होती है क्योंकि वहां से पवनें प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण बाहर की ओर चलती हैं। महासागरीय जलधाराएं शीत व उष्ण दो प्रकार की होती हैं। शीत जलधाराओं वाले क्षेत्रों में आर्द्रता का अभाव रहता है, जिससे इन धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इसके विपरीत उष्ण जलधाराओं वाले क्षेत्रों में विशिष्ट आर्द्रता ज्यादा होती है, जिससे इन धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में वर्षा तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। वायुदाब पेटियों का पवन पेटियों के साथ सीधा संबंध है। निम्न वायुदाब क्षेत्र वर्षा के लिए अनुकूल एवं उच्च वायुदाब क्षेत्र वर्षा के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इन वायुदाब वाले क्षेत्रों में वायु का आरोहण व प्रसरण के फलस्वरूप शीतलन की प्रक्रिया होती है, जिससे वर्षा के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में ठंडी वायु के सतह पर बैठने से प्रति चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती है, जिससे वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनती है। यही कारण है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की अपेक्षा निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में वर्षा की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में तथा स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों पर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहां जल की उपलब्धता अधिक रहती है। फलतः वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होता है। 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम की तरफ बढ़ने यह कम होती जाती है। 45 डिग्री से 46 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का प्रभाव होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा अधिक होती है, जबकि पूर्व की तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है। मानचित्र एवं पर वर्षा का वितरण आइसो हाइट से दर्शाया जाता है। संसार में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में दोपहर के पश्चात 3 से 4 बजे के आसपास संवहनीय वर्षा होती है, जिसे 4 o'clock रेन कहते हैं।
तड़ित झंझावात में हवाओं की गति नीचे की ऊपर की ओर होती है। विश्व में वर्ष भर वर्षा भूमध्य रेखीय प्रदेशों तथा पछुआ पवनों के प्रवाह क्षेत्र में होती है। वर्षा का व्यक्त कर्म पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। अभ्यास प्रश्न: मध्य मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? भूपृष्ठ में निम्नमुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर लेते हैं। सी, मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। डी, बादल बहते हुए पवनों की भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देती है। उत्तर है बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्र मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। घने बादल घने बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से वर्णन कीजिए। सवाना। ए, सवाना। बी, विषुवतीय। सी, मानसूनी। डी, भूमध्य रेखीय। उत्तर बी, विषुवतीय। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किनके द्वारा उत्पन्न होती है? आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। केवल बी, 2 और 3। सी, 1 और 3। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी, उपयुक्त में से कोई तड़ित उत्पादित नहीं है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापमान पर। 4 बी, वायुमंडल में नमी पर सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। मध्यम कपासी, मध्यम स्तरीय कपासी, पक्षांश स्तरीय। उत्तर डी, पक्षांश स्तरीय। कथन ए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश में संबंध है। कारण आर, नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान में संबंध है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पक्षाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। पक्षाभ मेघ समतल आधार दर्शाते हैं तथा उनका स्वरूप आरोही गुंबद के समान होता है। सी, कपासी मेघ सफेद तथा पतले होते हैं और वे सूक्ष्म धब्बे के रूप में दिखते हैं। उनका स्वरूप रेशेदार तथा पंखनुमा होता है। डी, कपासी मेघों का वर्गीकरण उच्च स्तर पर रहने वाले मेघों के रूप में किया जाता है। उत्तर ए, पक्षाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ए, कपासी। बी, कपासी वर्षा। सी, वर्षा शस्त्री। डी, पक्षाभ शस्त्री। उत्तर सी, वर्षा शस्त्री। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। 1 संघनन, 2 उच्च ताप एवं आर्द्रता, 3 पर्वत विज्ञान, 4 ऊर्ध्वाधर हवा। गर्जन में किसमें से किस तथ्य के कारण होता है? 1 और 2, 2, 3 और 4। सी, 1, 2 और 4। डी, 1, 2, 3, 4। उत्तर 9। उत्तर सी, 1, 2 और 4। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम ए, अपकक्ष होता है। बी, तीक्ष्ण होता है। सी, झुलसाने वाला होता है। डी, उमस वाला होता है। उत्तर डी, उमस वाला होता है। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा। वर्षा का प्रतिलोमन को परिभाषित करें। विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय आर्द्रता और उसके विभिन्न रूपों की जांच करें।